सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज बातचीत करेंगे इंडिया के मैप के बारे में। भारत का जो मानचित्र है इसका परिचय बहुत जरूरी होता है और आज की जो कक्षा है वो वर्ग 6 से लेकर के वर्ग 10 तक के बच्चों के लिए उपयोगी है एक समान रूप से। तो जब भी हम भारत के नक्शा की बात करते हैं तो हम इसके स्थिति की बात करेंगे। मानचित्र हमारे पास होना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं वर्ग कक्ष में भी कि जब भी भूगोल अथवा इतिहास या सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषय को आप पढ़ते हैं उसमें मानचित्र का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन भूगोल विषय में इसका महत्व सबसे अधिक है। जब भी आप भारत के मानचित्र की बात करते हैं तो आपके मन में यह इस तरह का एक स्वरूप आता है। हम मानचित्र का अध्ययन कैसे करेंगे इस पर भी एक चैप्टर आपकी किताब में है। उसमें हम यह भी देखेंगे कि मानचित्र में मापक क्या होता है, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किसी भी जगह की स्थिति का पता कैसे लगाते हैं, और कोई भी देश का जो नक्शा है वो ग्लोब पर उसकी क्या स्थिति है। तो हम इसके लिए उदाहरण लेंगे अपने देश का और इसके साथ साथ हम इसके पड़ोसी देशों की भी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, यह जो मानचित्र आप देख पा रहे हैं यह एक आउटलाइन है। वास्तविक मानचित्र से यह बिल्कुल भिन्न भी हो सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें भारत के नक्शा का जो छवि है आपको दिखेगा। बच्चों, आप सभी के पास एक मानचित्र होना अनिवार्य है। आप भारत का मानचित्र और अपने राज्य बिहार का मानचित्र जरूर खरीद लें। बाजार में यह 10 से 15 रुपए में उपलब्ध है। कैलेंडर के रूप में आप जहां भी इसे पढ़ते हैं वहां टांग लेंगे और रोज उसे एक बार देखेंगे। मानचित्र के किसी एक हिस्से को भी अगर आप रोज देखते हैं तो धीरे धीरे आपकी समझ विकसित हो जाएगी। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले दिन का टास्क तो यही होना चाहिए आपका कि आप उन राज्यों को ढूंढेंगे, उन केंद्र शासित प्रदेश के नाम को ढूंढेंगे, और जब आप मार्केट से खरीदेंगे तो उसमें आपको भारत का राजनीतिक मानचित्र मिलेगा जिसमें आपको प्रत्येक जगह की स्थिति को डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बिहार है इसमें आप देखेंगे कि बिहार लिखा रहेगा और इसके विभिन्न जिलों के बारे में भी जानकारी दी रहेगी। तो सबसे पहले हम बिहार से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने पड़ोसी राज्यों की चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि बिहार के उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल अपना सीमा साझा करता है। बच्चों, भारत के मानचित्र को आप जब देखेंगे तो यह एक त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए है दक्षिण की तरफ से। यह त्रिभुजाकार आकृति यानी 3 तरफ से यह समुद्र से घिरा हुआ है। और जब कोई भी भूभाग 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप, या अंग्रेजी में कहें तो सब कॉन्टिनेंट। इस प्रायद्वीप में जो 3 तरफ से समुद्र से या जलराशि से घिरा हो उसे प्रायद्वीप, और वह भूखंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो वो द्वीप कहलाएगा। आपको पता है कि भारत के पास भी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों द्वीप है। इसके अलावा भी मुख्य भूमि से सटे हुए भी कई द्वीप आपको मिल जाएंगे। जैसे बंबई में आपको ढेर सारे द्वीप मिलेंगे, आपको गुजरात में के आसपास कई सारे द्वीप मिलेंगे, छोटे छोटे द्वीप। कुल मिलाकर के भारत के पास 547 के आसपास द्वीप हैं। मैंने बताया राज्यों की संख्या, तो और यूटी टेरिटरी जो है यूनियन टेरिटरी, यूटी स्टेट जिसे कहते हैं, उसकी संख्या है 8। आपको पता है जम्मू कश्मीर जब अधिसूचित हो गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तो हमारा जो 29 राज्य था वो एक घट के अब 28 हो गया, और पुनः केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जब इसे घोषित किया गया तो यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर हो गया लद्दाख और यहां हो गया जम्मू कश्मीर। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। पूर्व में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो टोटल हो गए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है
कि दमन द्वीप और दादर नगर हवेली नाम के दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। इस प्रकार से अब हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अस्तित्व में। आपको यह भी पता है कि बिहार के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमने कब प्राप्त किया था? 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। ये छोटी छोटी बातें हैं किंतु बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रही है, अभी तो फिलहाल कोविड-19 महामारी के कारण बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई है, लेकिन परिस्थितियां पुनः एक बार जब अनुकूल होगी तो परीक्षाएं आयोजित होंगी। उसमें आपको भारत के मानचित्र से संबंधित, भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। बच्चों, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप वर्ग 6 में हैं उसी समय से भारत के मानचित्र को बनाने का प्रयास, प्रैक्टिस शुरू कर दें। और जब आप 10वीं में प्रवेश करेंगे, मैं तो कहता हूं कि आप 9वीं में जब प्रवेश करेंगे तो यहां से जो प्रश्न आते हैं 9वीं और 10वीं कक्षा में, यहां पर आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे जहां पर मानचित्र की गुंजाइश होती है, जहां आप मानचित्र बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र को दर्शाएं या उसके वितरण को समझाएं, यहां अगर आप मानचित्र नहीं बनाएंगे तो आपके अंक कम आएंगे, कुछ अंक कटने की संभावना रहेगी। वही अगर एक बच्चा लिखता है लोहे के वितरण के बारे में, लौह अयस्क के वितरण के बारे में, विभिन्न राज्यों का नाम लिखता है और साथ ही साथ उस उत्तर के नीचे एक अच्छा सा मानचित्र आउटलाइन खींचता है इस तरह से और दर्शाता है कि उड़ीसा में लौह अयस्क की मात्रा है, पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटका में है, छत्तीसगढ़ में है, अगर इस तरह से वो दर्शाएगा तो निश्चित रूप से उसको अधिक अंक आएंगे। मैंने अपने छात्रों को कई बार इस संदर्भ में जानकारी दी है और बच्चे इस पर अमल करते हैं। और आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस वर्ष 2021 में जो परीक्षा हुई है उसमें मेरे कई छात्रों ने मानचित्र बना करके और कुछ चीजों में मॉडिफिकेशन करके अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा किया। और आपको बता दें कि एक छात्रा ने तो 80 नंबर की परीक्षा में 76 अंक प्राप्त किया है। तो इतने अंक प्राप्त करने जो है वो बहुत कठिन नहीं है, आसान है। और इसे प्राप्त करने के लिए बस आपको कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना है, वो है सामाजिक अध्ययन में कुछ तकनीकी चीजों का समावेश करना। जैसे अगर आप अंतर स्पष्ट करते हैं किसी चीज में तो वहां पर एक सारणी बना दीजिए और इस तरह से A, B इसमें अंतर लिखिए। हम लोग बातचीत कर रहे हैं मानचित्र पर, तो हम लोग विषय से भटकेंगे नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आती है जिसमें हम आपको गाइड करते रहेंगे ताकि आपका अंक बेहतर कैसे हो। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि विगत सत्र में जो एकेडमिक लॉस हुआ है उसे पूरा करने के लिए इस वर्ष कैचअप कोर्स सरकार द्वारा चलाया गया, मतलब चलाए जाने की जो बात की गई, लेकिन पुनः एक बार विद्यालय बंद हो गई है, विद्यालयों में पठन पाठन स्थगित है। ऐसे में हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन चीजों को कवर करें, यह सत्र भी आपका बर्बाद ना हो। और कुछ कॉमन चीजें जैसे मैंने पहले भी बताया कि कक्षा 6 से लेकर के 10 तक आप जब प्रैक्टिस करेंगे 6ठी कक्षा से तो 10वीं कक्षा तक जाते जाते इस तरह का मानचित्र आप भी अपने नोटबुक में बनाने में सक्षम हैं। आइए हम लोग एक बार फिर से भारत के परिचय को जानते हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, हम एक बार इसके परिचय को देखें। जो मानचित्र आप अभी श्याम पट पर देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, यह भारत का मानचित्र है, एक भारत का आउटलाइन है। और इसमें हम पहले इसके प्रमुख पड़ोसी देशों को नोट कर लेते हैं। यहां जो आप देख रहे हैं ये नेपाल, भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिससे हमारे बिहार की सीमा भी साझा होती है। यहाँ पर आप देखेंगे बिहार का ये नक्शा, बिहार का जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल से सटा हुआ है। और नेपाल के बाद यहां से देश शुरू हो जाता है चीन, और चीन की सीमा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के क्षेत्र से लगती है। और इधर जब आएंगे तो आप अरुणाचल प्रदेश से देखेंगे इसकी सीमा टच कर। सिक्किम के भी एक हिस्सा सिक्किम का जो है वो चाइना से सटा है। और सिक्किम यहाँ पर है, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा उभरा हुआ ये क्षेत्र, ये सिक्किम है। और सिक्किम के बाद यहां जो गैप देख रहे हैं इसमें एक देश है जिसका नाम है भूटान।
भूटान तीन तरफ से भारत से घिरा, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है, एक तरफ सिक्किम है और नीचे की तरफ पश्चिम बंगाल। तो भूटान भी हमारा एक पड़ोसी देश है और भूटान और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिससे हमारा संबंध कभी भी खराब नहीं हुआ, अच्छा संबंध रहा। जैसे हमारे विद्यालय में बहुत सारे मित्र होते हैं, उसमें कुछ ऐसे मित्र होते हैं जिससे आपकी घनिष्ठता अधिक होती है, कभी भी दोनों में विवाद या इस तरह की भेदभाव की भावना नहीं होती है, तो यह मित्रता लंबे समय तक चलती है और टिकती भी है। परंतु कुछ ऐसी पड़ोसी देश हैं जिनके साथ कुछ मुद्दों को लेकर के विवाद है और विवादों को सुलझाने के लिए पिछले कई वर्षों से हम लोग प्रयासरत हैं, जिसमें एक देश है पाकिस्तान। हम लोग यहाँ देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हमारे पश्चिमी छोर को का जो सीमा है, यानी कि उत्तर पश्चिम छोर पर पाकिस्तान अवस्थित है। और पाकिस्तान का गठन भारत के गठन के साथ ही हुआ था। आप सब जानते ही हैं कि भारत को जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान का गठन हो गया। मतलब कहीं ना कहीं भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने जाना कि जो बांग्लादेश है वो एक समय में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, किंतु 1971 के बाद यह एक स्वतंत्र देश बना जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, भारत जो है बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर रखा है, यानी बांग्लादेश की सीमा भारत के चारों तरफ से लगी हुई है, आप देखेंगे। और अगर आप जीके वगैरह पढ़ते होंगे, सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़ते होंगे, तो आप जानते होंगे कि बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ, यानी भारत अपने सभी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश के साथ ही सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसके बाद हम जब ये मुख्य भूमि के पड़ोसी देश में एक और पड़ोसी देश है, इधर है, उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और यहां पर जो है मिजोरम तक की सीमा को साझा करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद एक छोटा सा राज्य जो यहां आप देखते हैं, इसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक राज्य है। पूछा भी जाता है कि वह कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तीन तरफ से घिरा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, ये मुख्य भूमि के पड़ोसी देश। इसके बाद समुद्री सीमा के माध्यम से जुड़े हुए एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। तो ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। पहले हम इसको याद कर लें, हमें अपने पड़ोसी देश को याद करना, फिर हम विश्व के मानचित्र पर अन्य देशों को तलाशेंगे। हम एशिया के अन्य देशों की बात करेंगे, हम यूरोप के देशों की बात करेंगे, हम दक्षिण अमेरिका के देश की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका के देश की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। आप सब जानते हैं, छठी कक्षा में पढ़े हैं कि दुनिया में 7 महादेश में जो है सिर्फ 6 महादेश ऐसे हैं जिसपे लोग निवास करते हैं, यानी जनजीवन है। बाकी एक जो महादेश है नीचे, जिसमें सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, दक्षिणी ध्रुव के करीब है, अटलांटिक आर्कटिक जो है ओशियन के आसपास, वहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। और वहां पे अटलांटिका के पास जो है आप अलग अलग देशों के रिसर्च सेंटर खोले गए हैं, जहां पे ये पता लगाया जा रहा है कि उस बर्फ के नीचे भी कोई सभ्यता थी या नहीं, वहां पे जीवन संभव था या नहीं, कैसे यहाँ पर यह परिस्थिति उत्पन्न हुई, और तमाम चीजों का रिसर्च जो है वहां पे होता है। भारत के भी कई यूनिट वहां पे लगाए हैं। ये तो आगे की बात है, लेकिन मोटे तौर पे अभी हमने जाना भारत के पड़ोसी देश, और भारत के अंदर आप सभी राज्यों को भी देखने का प्रयास करें। जब तक आपके पास मानचित्र नहीं होगा तब तक आप भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत के मानचित्र को आप रोज देखें और उसमें से जो बेसिक बातें हैं उसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हम सभी राज्यों को ढूंढ लें। हम मानचित्र पे सभी राज्य को ड्रॉ भले ना कर पाए, लेकिन ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जम्मू कश्मीर कहां है, तो आप सीधे डिनोट करेंगे कि सर यहां पर जम्मू कश्मीर है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो कि जम्मू कश्मीर कहीं आप यहां दिखा दें, आप यहां दिखा दें, यहां दिखा दें, ऐसा नहीं। आप
आपसे अपेक्षा की जाती है, जब आप छठी कक्षा या उससे ऊपर की कक्षाओं में हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि मानचित्र के संदर्भ में आपकी जानकारी पुष्ट होनी चाहिए, आपकी जानकारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है क्लियर, अभी भी छठी कक्षा में आ जाने के बाद या 10वीं कक्षा के बीच में जो ये 4-5 कक्षाएं इसमें होने के बावजूद अगर आपकी मानचित्र से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अब आप इसको जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे या कहीं आप किसी अपने से जूनियर बच्चों को बताएंगे तो थोड़ी सी हिचक होगी। इसलिए आप मानचित्र को समझने का प्रयास करें और टास्क यही है कि एक मानचित्र आप बाजार से खरीद लें और उसे रोज अध्ययन करें। उससे रिलेटेड प्रश्न पर हम लोग बातचीत करेंगे और अगले दिन जब मिलेंगे तो हम थोड़ा सा और इससे जटिल पहलू की बात करेंगे, जैसे हम अक्षांश और देशांतर पर भारत की स्थिति जानेंगे, भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों में क्या स्थिति है, हम बात करेंगे भारत के जनसंख्या के बारे में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पे है, बाकी जो इससे बड़े देश हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, ये सब बात करेंगे। ये सारी चीजें वैसे कक्षा 9 में आप जब जाएंगे तो कक्षा 9 का पहला ही चैप्टर भूगोल में है, जिसमें आपको भारत की स्थिति और विस्तार की जानकारी है। लेकिन उससे पहले बेसिक जानकारी इतनी है कि भारत एशिया का एक देश है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके पड़ोसी देशों में म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश आदि हैं। यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, जिसमें एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरे तरफ अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी जो है वो पूरब की तरफ है और अरब सागर पश्चिम की तरफ, अरब सागर पश्चिम की तरफ। अब जब आप नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं, कौन कौन से राज्य अरब सागर से। इसी क्रम में जब आने वाले दिनों में जो हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे वहां भी हम बताएंगे कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कौन सी नदियां अरब सागर में मिलती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, सबसे दक्षिण में हिंद महासागर। बच्चों, हिंद महासागर का जो नामकरण है वो नामकरण भारत के नाम पर है, हिंदुस्तान के नाम पर है, और दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। इतने विशाल क्षेत्रफल के साथ यह हिंद महासागर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए है कि हम दुनिया में इसे जो है इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है, हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो 3 तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो इतनी बातों को जो हमने अभी एक संक्षेप में आप लोगों के साथ चर्चा किया है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होगा और मानचित्र अध्ययन में आपके लिए एक प्रेरक का काम करेगा। बच्चों, मानचित्र आप खरीद लेंगे, ये अपेक्षा है हमसे, आप लोगों से, और हमसे आपकी यही अपेक्षा होगी। और अपेक्षाएं हो भी क्यों ना, क्योंकि आप हम पर अधिकार जो रखते हैं, आपके प्रश्न हमारे लिए हमको जो सुखद अनुभूति प्रदान करता है जब आप प्रश्न करते हैं कमेंट बॉक्स में, या व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि बच्चे इस बीच में कॉल करके यही बता रहे थे कि सर कुछ ऐसे टॉपिक को उठाइए जो सभी वर्ग के बच्चों के लिए लाभकारी हो। क्योंकि जब मैं 9वीं कक्षा के इतिहास के किसी कॉन्सेप्ट को लेकर बैठ जाता हूँ या 10वीं कक्षा के किसी इतिहास के किसी टॉपिक को लेकर बैठता हूँ, तो 6ठी कक्षा के बच्चे बोर हो रहे होते हैं, 7वीं कक्षा के बच्चे बोर हो रहे होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स इस सप्ताह में उठाऊं ताकि आप सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। बच्चों, अभी विद्यालय फिर से जो है वो मॉर्निंग में आ गया है, यानी प्रातःकालीन कक्षाएं संचालित हो रही है, क्योंकि कक्षा तो पूर्णतः बंद है, शिक्षकों को विद्यालय आना है। ऐसे में 6:30 से लेकर के 11:30 बजे तक ही हम लोग विद्यालय में रहेंगे। तो हो सकता है कि लाइव कार्यक्रम अब 9 से लेकर के 11 के बीच आयोजित हो। और जैसा कि आपने देखा कि कल अंग्रेजी की कक्षा संचालित हुई, उससे पहले विज्ञान के शिक्षक ने आप लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया था। तो आने वाले दिनों में हमारी यही उम्मीद है इन शिक्षकों से कि ये लगातार कक्षाएं संचालित करें और आप लोगों को लाभान्वित करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की कक्षा से हमें विदा दीजिए और अपने प्रश्न जरूर कमेंट बॉक्स में करते रहें। थैंक यू, बी सेफ एंड बी केयरफुल।